ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार अब बता दीजिए आई एम ऑडिबल? ओके चलिए जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के ज़्यादातर टॉपिक जो है ना कहीं सोशल एम्पावरमेंट से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर टॉपिक जो है, ठीक है। और मतलब कि एक ही लाइन ऑफ थॉट पे है, मतलब ये कॉन्सिडेंस है या जो भी कह लो, कि जब मैं लेक्चर देख ही रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक ही लाइन ऑफ थॉट पे चल रहे हैं, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, लास्ट वीक में जो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आज कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास एक पॉइंट है 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। आप भी आज भी एक हॉट टॉपिक है, हमें पता ही है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है। और अभी हमारे पास क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को। आपने सुना होगा कि सुप्रीम हमारे पास 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, हाँ जी। उसके लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, आई गेस इतना सबने पढ़ा होगा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इस चीज को चैलेंज किया गया था। अब चैलेंज किस बेसिस पे किया गया था? आपको पता है कि केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो देखने को मिलता है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या कहा गया है कि भाई अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन करती है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी चीज को यहां पर चैलेंज किया गया था कि जो 10% कोटा दिया जा रहा है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन कर रहा है। और दूसरी बात, जो इंदिरा साहनी केस में हमें 50% रिजर्वेशन की सीलिंग की बात की गई थी, ये उसको भी एक्सीड कर रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट, सॉरी, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी को मिलाकर अभी जो टोटल रिजर्वेशन सीलिंग चल रही है दैट इज 49.5%। ये टोटल सीलिंग चल रही है। अब इसमें आप 10% और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी 59.5। तो अभी टोटल जो रिजर्वेशन सीलिंग चल रही है वो ये चल रही है अभी। राइट नाउ रिजर्वेशन इज 59.5%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अर्लियर इट्स 49.5%। सो इंदिरा साहनी केस में हमारे पास वर्डिक्ट आया था 1992 में। इंदिरा साहनी केस होगा, आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपका पॉलिटी का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास कहा गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो किसी भी मामले में नहीं पहुंचनी चाहिए, जो अभी यहां पर हमारे पास वॉयलेट होती हमें दिखाई दे रही है। तो इन चीजों को देखते हुए यहां पर एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कहा गया था कि जो है इस चीज को, जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, इसको निरस्त किया जाए। हाँ जी क्लियर। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये 5 जजेस की बेंच थी और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। अब आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई भी फैसला लेना होगा तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच का बैठना अनिवार्य है, जरूरी है। इतना आप लोगों को पता होगा कि मिनिमम कितने जजेस की बेंच चाहिए? 5 जजेस की। इसमें उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय यू ललित, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, ये भी शामिल थे। और वर्डिक्ट आया है 3-2 से। अब ये जो 3-2 से वर्डिक्ट आया है, नहीं 3 जजेस एक साइड थे, 2 जजेस एक साइड थे, लेकिन जो बाकी 2 जजेस भी थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी अपनी वर्डिक्ट में मेंशन किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन नहीं है। मतलब कि उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के फेवर में वोटिंग नहीं की, लेकिन स्टिल दे कंसीडर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन नहीं है। तो यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर के वोलेशन के बारे में तो उन्होंने सीधे से चीजें खारिज कर दी। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे 10% रिजर्वेशन कोटा है क्या, क्या क्या इश्यूज जुड़े हुए हैं इसके साथ, और कौन कौन सी बातें हमें यहां पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, जो हमें आंसर राइटिंग में देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। तुम समझ ही सकते हो कि इसको लेकर बहुत बार क्रिटिसिज्म भी सरकार को देखने को मिलता है। कुछ लोग इसके फेवर में भी बात करते हैं, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा डिसीजन को वेलकम भी किया था कि सरकार ने हमारे पास जो जनरल कैटेगरी है उसके बारे में भी सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भर भर कर क्रिटिसाइज भी किया। हाँ जी क्लियर। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ओवरव्यू समझ आ गया कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं? हाँ जी क्लियर है। ओके सो यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट मेजोरिटी ऑफ 3-2, 3 जजेस एक साइड थे, 2 जजेस एक साइड थे, तो इन्होंने अपहेल्ड द वैलिडिटी, मतलब कि वैलिडिटी को बरकरार रखा है किसकी? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल सिस्टम में रिजर्वेशन प्रदान करती है। रिजर्वेशन आज भी भारत का एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में भी 2 मिनट लास्ट में मैं बात करूंगा कंपाइलेशन करते हुए, स्पेशली रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, तो आपने क्या जवाब देना है, और एक्चुअल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी एक ओपन डिबेट करेंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सो पहली बात तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा है क्या और कैसे आया, तो पहले तो इसी के बारे में बता देता हूं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहां पर रेफर किसको किया जा रहा है, पहले वो समझ लीजिए, फिर हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे।
यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसको मेंशन किया जा रहा है जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है। क्राइटेरिया दिए गए हैं, क्राइटेरिया सुन लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन लोग फॉल करेंगे। पहले तो उनको कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, वो किसी और रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में नहीं आने चाहिए। हाँ जी, क्लियर। मतलब कि आप डबल बेनिफिट नहीं उठा सकते, बाकी किसी रिजर्वेशन के अंदर आप नहीं कवर होने चाहिए। दूसरा, एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर। 8 लाख से आपकी मिनिमम रिजर्वेशन जो है वो कम होनी चाहिए। तो ये किसी और कैटेगरी में आने का मतलब क्या है कि जन बाकी और मतलब कि आप SC ST और उस वाली कैटेगरी में नहीं होंगे, तो जनरल है। इसमें हमारे पास एक बात सुन लो, ये जो 10% EWS कोटा है इसमें ST SC और OBC को शामिल नहीं किया गया, ये बात आप याद रखना। हाँ जी, क्लियर। जो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है दैट मस्ट बी लेस देन, ये भी लेस देन है, ठीक है, ये भी लेस देन है। हमारे पास लेस देन 5 एकड़, 5 एकड़ से जमीन, ये क्राइटेरिया याद रख लेना। क्राइटेरिया के ऊपर भी प्री में तुम्हें सवाल डाल सकते हैं, ठीक है। और आपका जो घर है वो 200 स्क्वायर यार्ड से कम का होना चाहिए, समझ गए। जो आपका ऐसा नहीं है कि तुम महल में रह रहे हो और बोल दो कि इकोनॉमिकली वीकर हो। हाँ जी, क्लियर। जो तुम्हारे घर का साइज है दैट मस्ट बी लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड। हाँ जी, क्लियर। फिर से रिपीट कर देता हूं क्राइटेरिया। यहां पर क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो क्राइटेरिया है कि आप पहली बात तो किसी हमारे पास किसी भी रिजर्वेशन के अंडर कवर नहीं होने चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है आपकी एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, फैमिली इनकम, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। और लास्ट में हमारे पास आपका जो घर है वो 200 स्क्वायर यार्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। देन यू कंसिडर टू बी अ प्रॉपर कैंडिडेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ जी, क्लियर। अब इनको रिजर्वेशन देने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, पहले ईडब्ल्यूएस कोटा को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, 103। बार बार नंबर आपको याद दिला रहा हूं, नंबर याद कर लीजिएगा, नंबर याद होना भी चाहिए आपको। अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ है, 105 टाइम्स अमेंड हुआ है। और इवन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक हॉट टॉपिक आजकल और चल रहा है, पता नहीं आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी अमेंडमेंट नंबर फर्स्ट है उसको चैलेंज किया गया है, कि जो अमेंडमेंट नंबर फर्स्ट है उसको ही चैलेंज किया गया है और उसको लेकर पिटीशन फाइल्ड है और उसको लेकर केस ऑनगोइंग है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा और थोड़ा सा फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर उसमें हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था, आर्टिकल 15 एंड 16, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्लोजेस ऐड किए गए थे, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। So it is economic reservation in jobs and admission in educational institutions। क्या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड है, बिल्कुल, ये भी याद रखिएगा। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल क्लॉज 6। हाँ जी, ये बात समझ आई सबको या नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को में भी आपको 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो होंगे, हाँ, इसमें जो माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सक्लूड रखा गया है, ये भी आप बात याद रखेंगे। माइनॉरिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आप पता है ना आप लोगों को, जो माइनॉरिटीज फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसको हमारे पास यहां से एक्सक्लूड रखा गया है। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हुए। उसके बाद आप देखिए, इट वाज एनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस। अब यहां पर इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल उठा है। बवाल क्या उठा है कि आपने क्या किया है, आपने इन लोगों को हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी से अलग क्यों रखा है। एक इस चीज को लेकर भी हमारे पास केस में बात की गई है, पिटीशन में, कि आपने मतलब कि ठीक है, आपने 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन आप इन लोगों को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात। आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि इनको तो एक्सक्लूड करके चलना है, तो इस चीज को लेकर भी पिटीशन फाइल, मतलब कई सारी इश्यूज थे जिनको लेकर बात की गई है। हाँ जी, क्लियर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन आया कैसे है और किस तरह से आया है। यहां तक रिजर्वेशन क्लियर हो गया, यहां तक ये समझ आ गया कि रिजर्वेशन कैसे आया है, ओके। उसके बाद क्या हम SC ST OBC को कोई बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि SC ST OBC के लिए यहां पर जो हमारे पास जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया तो उसमें ये बात क्लियर की गई
कि SC ST OBC को ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर हम उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो, और यहां पर अगर हम उनको कंक्लूड नहीं कर रहे, तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि हम चाहते हैं कि ऐसे सेक्शन को भी हम कुछ एडवांटेज दे पाएं जो अभी तक बिल्कुल अनटच्ड सेक्शन है। और हमने SC ST OBC के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं, जिनके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4A स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रमोशन, जो एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हाँ जी, क्लियर। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, हाँ जी क्लियर। फिर आप देखिए हमारे पास एक और चीज आ जाती है, आर्टिकल 243D रिजर्वेशन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी सीट्स। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी सीट्स में हमारे पास रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 330 रिजर्वेशन इन द लोकसभा। आपको पता है राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, डू रिमेंबर दैट। लोकसभा में रिजर्वेशन है ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, नॉट फॉर वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन किसके लिए है? ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद आर्टिकल 332 रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब्जेक्टेड टू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और ओबीसी को आपको पता है कि 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो शायद तुम बिलीव ना कर पाओ कि रिजर्वेशन को लेकर अभी करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं। उसमें ओबीसी को लेकर स्पेशली एक डाटा जो है रोहिणी कमीशन का तुम्हें पता होना चाहिए। पहले तो यहां पर ध्यान से सुनना, एक करंट का एक पॉइंट, अभी डिमांड चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ओबीसी को फर्दर सब कैटेगराइज करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि जो ओबीसी का कैटेगरी बनी हुई है ना, उसको फर्दर सब कैटेगराइज करो, उसके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज बनाओ। रीजन है, तो इसको पढ़ने से पहले ना हम कुछ और चीजें समझते हैं कि क्या देश में रिजर्वेशन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर हम इसको पढ़ेंगे और थोड़ा इसको बेटर वे में समझ पाएंगे। देखो, जब भी हम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं, अभी खत्म करने की बात बहुत होती है, बहुत से लोग इसके पीछे पड़े हुए कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। आपका अपना व्यू पॉइंट होगा कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होगा। और आपका जो व्यू पॉइंट बना है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपका जो व्यू पॉइंट बना है वो कैसे बना है? ज्यादातर अपनी घर वालों की बातें सुन के, ज्यादातर अपने दोस्तों की बात सुन के। आप अगर लाइक टेक द एग्जांपल, अब मैं यहां पर कुछ चीजें बोलूंगा, उसको सुनकर आप माइंड मत कोई भी कीजिएगा, ठीक है? मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगर आप मान लीजिए, अगर आप ऐसी फैमिली से हैं जो जनरल फैमिली है, तो आपको अपने घर में बार बार ये बातें सुनती हुई दिखाई देंगी कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमें फिर भी कुछ नहीं मिलता, और रिजर्वेशन वाले जो हैं वो बेनिफिट लेकर चले जाते हैं बिना कुछ मेहनत किए। अगर आप रिजर्वेशन वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब आपकी फैमिली ऐसी फैमिली जिसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, तो आपकी फैमिली में आपको ये कहते हुए सुने होंगे अपने अपने आप को, मतलब कि फैमिली के अंदर, कि भाई हमने बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया, ठीक है, और अब हमें जो है सोसाइटी के साथ लेकर आने की कोशिश की जा रही है, तो हमें ये बेनिफिट दिया जा रहा है ना? बात समझ आ रही है या नहीं? ऐसा कुछ हमने मतलब कि हम सुनते हैं ऐसा चीजें सोसाइटी में, हम जब रहते हैं तो हमें यही चीजें सुनने को मिलती हैं। अब देखो, जब रिजर्वेशन की जब बात होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब खत्म करने की बात की जाती है कि रिजर्वेशन को खत्म कर दो, तो हमारे पास जो शेड्यूल ट्राइब वाले लोग हैं वो अपने आंकड़े लेकर सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारे तो अभी भी इतने लोग गरीब हैं। मैक्सिमम जो पुअर पीपल हैं भारत में वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अगर आपने लास्ट मेरी जो रिपोर्ट थी वो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, उस लेक्चर को आपने ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ज्यादातर आप जो पुअर अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं उसमें ज्यादातर लोग कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम उस चीज को एनालाइज करोगे, यू विल सी कि आज भी SC ST बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। आज भी SC ST बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। तो सवाल अब क्या होना चाहिए? अब देखो, सवाल ये नहीं है कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उससे भी महत्वपूर्ण सवाल क्या है? उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि SC ST अभी भी इतनी प्रॉब्लम में क्यों है जब 70 साल से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सवाल समझ आया या नहीं आया? मतलब कि सवाल ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि हमारे पास रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखता हूं या कोई भी ऐसी रिपोर्ट देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि ये लोग अभी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। तो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि 70 साल तक रिजर्वेशन दिए जाने के बावजूद भी ये लोग प्रॉब्लम में क्यों हैं? और उससे भी फिर महत्वपूर्ण सवाल एक और उठता है कि अगर रिजर्वेशन इनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, सो व्हाई आर दे डिमांडिंग रिजर्वेशन अगेन एंड अगेन? एक्चुअल क्वेश्चन समझ आए तुम्हें या नहीं समझ आए? क्वेश्चन ही हम गलत पूछते हैं। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए
कि अगर मान लीजिए पहली बात तो 70 साल से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो रिजर्वेशन की प्रॉब्लम सिचुएशन को ठीक क्यों नहीं कर पाया? और अगर ठीक नहीं कर पा रहा, वो कोई इनकी हेल्प ही नहीं कर रहा, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है थोड़ी हेल्प कर रहा है, तो वो इतना स्ट्रांगली इतना फर्मली उसको डिमांड क्यों करता है कि रिजर्वेशन तो हम जाने नहीं देंगे? हाँ जी, ये बात समझ आई? क्वेश्चंस क्लियर हुए? अब इनका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो हमारे पास SC ST क्लास है, इसके अंदर भी सब कैटेगराइजेशंस हैं। SC ST में कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऐसी हैं, कुछ स्पेशल सेक्शन ऐसी हैं, ऐसी क्लासेस बन गई हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट अगेन एंड अगेन रीप कर रही हैं। जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एंड सेम इन द OBC, सेम इन द OBC। हाँ जी, क्लियर? कुछ हमारे पास देखो, टेक द एग्जांपल। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक IAS है, वो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से IAS बन गया, उसका बेटा फिर से IAS बन जाएगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल टीना डाबी भी थी। उसके फादर IES ऑफिसर सॉरी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑफिसर थे, मदर भी गवर्नमेंट सर्विस में जॉब पे थी। 2.5 से 3 लाख उनकी इनकम थी पर मंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टिल शी गेट द रिजर्वेशन बेनिफिट। अब एक बात समझो, जनरल वाले गुस्सा करते हैं, जनरल वाले कहते हैं यार क्यों बन गई, और जो हमारे पास SC कैटेगरी के लोग हैं वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारी कम्युनिटी से, लेकिन एक्चुअल में उल्टा है। जनरल वाले की तो सीट ही नहीं उसने ली। उसने सीट तो हमारे पास किसकी सीट ली है? शेड्यूल्ड कास्ट की सीट ली है, और उस शेड्यूल्ड कास्ट की जो गरीब फैमिली से हो सकता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसमें भी एलीट क्लास बन गई है। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? जो एलीट क्लास है वो बार बार रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। जो एक्चुअल में जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन लेकर आए थे उनमें से मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं रिजर्वेशन की कोई चीज भी है। उसका परफेक्ट एग्जांपल तुम्हें जस्टिस जी रोहिणी की कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है। ध्यान से सुनना क्या हुआ। जस्टिस जी रोहिणी अभी एक कमेटी बनी है, तुम्हें याद रखना है, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC विच कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, सो द कमेटी नोन टू बी जस्टिस जी रोहिणी कमेटी। सो जस्टिस जी रोहिणी कमेटी एस्टैब्लिश फॉर या कंस्टिट्यूटेड फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। इधर ध्यान दीजिए। तो रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, ध्यान से देखिएगा आप। अब आप थोड़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं, ठीक है? और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर SC ST पर भी ऐसी ही रिपोर्ट प्रिपेयर की जाए तो वहां पर भी ऐसे ही आंकड़े देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? 97% ऑफ सेंट्रल OBC कोटा, मतलब कि 97% जो केंद्र सरकार का OBC कोटा किसको बेनिफिट करता है? 25% से भी कम लोगों को हमारे पास। हाँ जी, क्लियर? बात समझ आई? मतलब कि 1/4 ही सारा का सारा बेनिफिट लेकर जा रहे हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 37% ऑफ द टोटल कम्युनिटीज, यानी 983 कम्युनिटीज इन द OBC कैटेगरी, उनको आज तक जीरो रिप्रेजेंटेशन। क्या कह रहा हूं मैं, देख रहे हो? जीरो रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि हम OBC कैटेगरी तो बना दी, लेकिन हम बेनिफिट दे पाए? ये देखो, मतलब कि 37% का बाकी जो होंगे उनको भी, मतलब इसमें मैं बता दूं कि इसमें भी ऐसा होगा कि 15-20% ऐसी कम्युनिटी होगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिसने बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाया होगा। बाकी का 80% तो ऐसा होगा जिसने सफर ही किया होगा। 37% तो ऐसा जिसको पता ही नहीं है कि कुछ है भी। तुम्हारे सामने आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। और तुम यकीन मानो कि SC ST पे भी जब ऐसा होगा ना, तो वहां पर भी ऐसे आंकड़े देखने को मिलेंगे। एक्चुअली हम क्या देखते हैं, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है ना, फिर भी थोड़े प्रॉस्परस स्टेट है। जब तुम सेंट्रल इंडिया में जाते हो, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, UP, देन यू रियलाइज द रियल इंडिया, द रियल पॉवर्टी, द रियल प्रॉब्लम। देन यू सी द रियल प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। बट दिक्कत क्या है कि हम, मतलब कि जब हम देखते हैं तो ये नॉर्थ इंडिया में जो मान लीजिए, अब जैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं एज कंपेयर टू UP, बिहार और छत्तीसगढ़। ये इनसे कंपीट कर पाएंगे? मेरे को ये बताओ, वहां के जो SC ST हैं वो उनसे कंपीट कर पाएंगे? डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है बार बार। और अभी ये शुरुआत कहां से हो रही है? OBC से। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? तो OBC में सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है। अब यहां पर देखो कि ये रिजर्वेशन से जुड़े हुए कुछ कंसर्न्स है, ठीक है, जो मैंने यहां पर बताया आप लोगों को। इसमें पहला कंसर्न तो OBC को लेकर है कि भाई OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, बेनिफिट प्रॉपरली नहीं दे पा रहा। अब ये हमारे पास अगर हम बात करें कि आपने OBC को क्या किया है, उससे अलग रख दिया, किससे? हमारे पास EWS कोटा से। एक ये भी इशू है, EWS में अगर आप इनको शामिल करते हो तो शायद इनको बेनिफिट
मिल जाता जिन कम्युनिटीज को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, दूसरा आप देखिए डाटा डेफिशिएंसी। आपने कोई, आपके पास कोई प्रॉपर डाटा तो है ही नहीं रिजर्वेशन को लेकर, जो प्रॉपरली डाटा होते हैं। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? डाटाज हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल है ही नहीं, जो डाटा अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट है। ये रिजर्वेशन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, एक्चुअल सिनेरियो के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। हाँ जी, क्लियर। उसके बाद हमारे पास द क्रीमी लेयर थ्रेशोल्ड। अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने देखो, ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली भी है, इकोनॉमिकली भी है, ठीक है, और भी उनको कई तरह से बैकवर्ड आपने डिक्लेयर किया। फिर आपने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एजुकेशनली बैकवर्ड, सॉरी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इनको डिक्लेयर किया, ओबीसी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब आप इनको कंपेयर किससे कर रहे हो, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। यानी कि आप देखो, जो ओबीसी हैं उनके लिए भी क्रीमी लेयर का स्टेटस कितना है, 8 लाख। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कितना है, 8 लाख। इन दोनों को तो आपने सेम लाइन में लाके खड़ा कर दिया। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं? सो दीज आर द रीसेंट कंसर्न्स। इस तरह से सोचना सीखो, ठीक है। कंसर्न्स क्लियर हुए या नहीं हुए सबको, कि डाटा इनएडिक्वेट है जो हमारे पास। अगर मैं बात करूं, एक तो वो पहले, सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया कि सबसे पहला इश्यू तो क्या ही चल रहा है, वो 50% की सीलिंग ब्रेक हो रही है। ईडब्ल्यूएस कोटा से सबसे पहला इश्यू क्या चल रहा है देखने को, 50% की सीलिंग जो है वो ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि रिजर्वेशन आप इस तरह से प्रदान कीजिए कि कभी भी ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंट या ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। रिजर्वेशन दीजिए लेकिन कभी भी ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके बकायदा लिखा गया है, ठीक है। रिजर्वेशन प्रदान किया जा सकता है लेकिन इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यहां तक बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दीज आर द करंट इश्यूज कंसर्न विद रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन के बारे में मैं एक चीज कह सकता हूं कि जी हां, रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, तो जी हां, अभी भी रिजर्वेशन की बहुत जरूरत है। आपके सामने आंकड़े हैं, लेकिन क्या रिजर्वेशन इसी मोड में चलना चाहिए? नहीं। यहां पर रिजर्वेशन के अंदर हमें जो क्राइटेरियाज हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चेंज लाने की जरूरत है, ताकि जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो नीडेड पर्सन है, जो नीडी पर्सन है, जिनको रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। हाँ जी, क्लियर? बात समझ आई या नहीं आई? तभी 70 साल होने के बावजूद भी इफेक्टिवनेस नहीं देखने को मिल पा रही। हाँ जी, क्लियर? इसलिए जब तुम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखते हो, चीजों को इंटरलिंक करना सीखो। रिजर्वेशन की बात हो रही है तो वहां पर पहुंच जाओ। जब मैंने तुम्हें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि अभी भी मैक्सिमम जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं वो सबसे ज्यादा पुअर कैटेगरीज में है। हाँ जी, क्लियर? मैक्सिमम पुअर पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं 3 ग्रुप से इंडिया में बनती है। हाँ जी, क्लियर? और फिर आप कहोगे कि ओबीसी बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, 27% रिजर्वेशन है। ये देख लो, रीजन तुम्हारे सामने है, ठीक है? समझ आया? इन चीजों को तुम कोड कर सकते हो कि कल को अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वी आर प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन बट स्टिल द सिचुएशन इज नॉट ओके, सो व्हाई? चले आगे, ओके। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट। अब ये जजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। एक्सपेंसिव व्यू, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, रिजर्वेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट should not be confined to just SC, ST or socially educational backward classes and the known creamy layer of OBCs. They are also include any class of the section disadvantage to an answer of description of weaker section. बहुत अच्छी बात की गई है कि आपको रिजर्वेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास SC, ST, OBC या सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस तक रखना है। आप सोसाइटी के हर उस व्यक्ति को रिजर्वेशन दीजिए, ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए जो हमारे पास पीछे रह गया है। हाँ जी, बात समझ आई या नहीं आई? अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस लेवल पर ही बात कर रहा था, मतलब कि हमारा जो सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, सिस्टम जो था उस लेवल पर बात कर रहा था कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस को लेकर बात कर रहा था। लेकिन अब हम यहां पर एक एक्सपेंडेड व्यू फॉर्म में बात कर रहे हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर पिछड़ा हुआ है, कोई भी अगर पीछे रह गया है समाज में, तो उसको आगे लाने के लिए सरकार द्वारा कोशिश की जानी चाहिए। तो आई गेस ये एक अच्छा व्यू स्टेप है। और यहां पर इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ जी, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखिए, 103rd अमेंडमेंट ओनली क्रिएटेड अ सेपरेट क्लास ऑफ ईडब्ल्यूएस विदाउट अफेक्टिंग द, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसी का भी राइट तो नहीं मारा ना, SC, ST, OBC का आपने राइट तो नहीं उनसे छीना।
हाँ जी, क्लियर हो रही है बात। आपने अगर उनकी रिजर्वेशन को कम किया होता तो ठीक है कि कुछ हम गड़बड़ इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन आपने किसी भी इसमें एससी एसटी या सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी के किसी भी राइट को इन्फ्रिंज करने की कोशिश नहीं की। सरकार ने इसमें किसी को राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया। और जो ईडब्ल्यूएस दिया है कोटा, वो जनरल कैटेगरी में दिया, तो वहां जनरल ही फिल होने थे, टेक्निकली वहां पर जनरल ही कैटेगरीज को फिल करना था। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये देखो, इसको पढ़ो जरा, आर्टिकल 14 तुम दूसरे में पढ़ते आए, जरा इसको पढ़ो जो यहां पर कहा गया है, थोड़ा पढ़ना। अभी तक तुम आर्टिकल 14 पढ़ते आए हो, राइट टू इक्वालिटी, बस अब थोड़ा सा इसको पढ़ो, और हो सके तो लिख ही लो, ठीक है। हाँ जी, कुछ पता चला? कुछ अच्छे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यहां पर, ठीक है, डन। हाँ जी, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो ये एक टॉपिक था जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि भाई फिर से मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि रिजर्वेशन अभी जो है वो रिक्वायर्ड है हमारे सिस्टम में, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। डाटा अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके अंदर फिर हमें डाटा देखकर ये पता चलता है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता जरूरी है। हाँ जी, क्लियर, डन। अच्छा, एक चीज और है, कुछ लोग बार बार ये सुनते रहते हैं कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए 10 साल के लिए था, है ना? ये गलत है, तुम गलत सुनते हो। रिजर्वेशन 10 साल के लिए सिर्फ जो लोकसभा राज्यसभा का था, सॉरी लोकसभा का था उसमें था, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में था उसके लिए था, उसको हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। जो जॉब्स में रिजर्वेशन था और ये उसका के लिए कोई 10 साल का प्रोविजन नहीं था। बात समझ आ रही है या नहीं? जो 10 साल वाला प्रोसीजर था वो किसके लिए था? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए था। जॉब्स के लिए 10 साल वाला कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं रखा गया था। हाँ जी, क्लियर, ये सबको समझ आया? हाँ जी स्टूडेंट्स, डन। ओके ओके, सो हम बात करेंगे 22nd लॉ कमीशन की, और इसमें मैंने एक चीज और ऐड ऑन की है, हेट स्पीच। अभी हेट स्पीच यहाँ पे कहां से आ गई, ये इसका पूरा क्राइटेरिया क्या है वो भी हम समझेंगे। हेट स्पीच को इसी के अंदर हमने ऐड ऑन कर दिया मैंने इसी के साथ, तो ये भी अब देखो फिर से हमारे पास जो रिफॉर्म्स को लेकर है उसी को लेकर है, ठीक है। हाँ, जतिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, ऑल अबाउट वोट बैंक। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये एक जतिन बिल्कुल सही आपकी बात है कि अगर आप सब कैटेगराइजेशन करते हो तो ये सोसाइटी को एक तरह से डिस्टर्ब भी करता है, उसको फर्दर डिवाइड भी करता है। लेकिन एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अभी तक एक जो रिजर्वेशन है उस पर एक टैग लगा हुआ है कि रिजर्वेशन तो सिर्फ किसके बेसिस पर है? कास्ट, कि आपकी जाति के आधार पर है। ईडब्ल्यूएस उस स्टिग्मा को भी कहीं ना कहीं रिमूव करता है। और अगर मैं बात करूं सब कैटेगराइजेशन की, तो सब कैटेगराइजेशन नो डाउट सोसाइटी को तोड़ता तो है ही है। इसीलिए हमारे पास, अगर आपको पता हो कि जब हमारे पास सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और महात्मा गांधी जब वापस आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मैं रैम से मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड को इंडिया में इंट्रोड्यूस होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये सोसाइटी को जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो सोसाइटी को अगर तोड़ भी देंगे, सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन भी लेकर आएंगे। लेकिन हर चीज के अपने दो पहलू होते हैं जतिन, तो मैं वही चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि अगर हम बात करें सब कैटेगराइजेशन इसलिए भी जरूरी है, अगर आप सब कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो बेनिफिट ले ही जा रहा है, और रिजर्वेशन हम जिसका लेकर आए थे मैक्सिमम लोग अब तक क्या है, फिर वो तो एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे और उनको सोसाइटी उससे एक्सक्लूड करना एक फिर से टास्क है। आपको पता ही है कि किसी कैटेगरी को अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो वो एक फिर से सरकार के लिए टास्क बन जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी दिखाई देती है। पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से, प्रोसीजर स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, किसकी वजह से? पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से। तो वो तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक सेक्शन तो जो ओबीसी के अंदर है वो इतना प्रिविलेज हो जाएगा कि वो हो सकता है जनरल से भी ऊपर निकल जाए। बाकी जिनके बारे में बात करें उनको तो फायदा नहीं हो, फिर इतने टाइम से रिजर्वेशन देने का फायदा क्या? 1990 से मंडल आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पे आगे चलकर रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, बताओ क्या फायदा हुआ? फिर चलें आगे। तो इस चीज को समझो कि हाँ देखो, हर चीज के दो पहलू जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ, हर चीज तुम कितनी भी अच्छी चीज करने निकलोगे कुछ ना कुछ पॉइंट उसके साथ जो है जुड़ा होगा जो सही नहीं होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, क्लियर, चलें आगे, करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ जाता है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये लॉ कमीशन क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे भारत में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जो लॉ मिनिस्टर है वो कोई लॉ का एक्सपर्ट हो, कोई भी चलकर उठकर लॉ मिनिस्टर बन सकते हैं, यस और नो? कोई इलिटरेट भी जिसको ये ना पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आईपीसी की स्टडी का नाम है, वो भी लॉ मिनिस्टर बन सकता है, यस और नो? तो उस केस में इतने बड़े देश के अंदर जो लॉ का स्ट्रक्चर है वो कैसे सुचारू रूप से चलेगा, कैसे
प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सरकार को कानून संबंधी जो एडवाइस देने के लिए एक बॉडी काम करती है वो है लॉ कमीशन। हाँ जी, क्लियर। एंड डू रिमेंबर इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डू रिमेंबर दैट। इट्स नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके लिए कोई एक्ट भी स्पेशली पास नहीं है। हाँ जी, क्लियर। ये बात समझ आ रही है या नहीं? ओके। सो इनका काम क्या होता है, टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना और सरकार को जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिनमें कुछ कमियां हैं, जिनमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, उनको वहां से हटवाना और नए कानून इंप्लीमेंट करने की सलाह देना। हाँ जी, क्लियर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि हमारे पास 22nd लॉ कमीशन हमारे पास स्टैब्लिश किया गया है और इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे हमारे पास? ऋतुराज अवस्थी, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट। एंड ये थोड़ा टाइम पहले न्यूज में भी थे। क्यों थे ये न्यूज में? ऋतुराज अवस्थी थोड़े टाइम पहले न्यूज में थे, सुना तुमने किसी ने? हाँ जी, वेरी गुड सर, वेरी गुड। पढ़ना चाहिए तुम बच्चों को भी। बहुत इंपॉर्टेंट हिजाब केस जो आया था जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दी थी कि भाई अगर तुम्हें अपने अटायर से इतना लगाव है तो तुम घर बैठो, पढ़ने आए हो तो तुम्हें एक कोड को, जो कोड वहां पर रखा गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल को यार ये एक कैसा था कि मान लो, अब पता नहीं तुम्हें ठीक लगे या नहीं, लेकिन ये ऐसा था कि मान लो तुम एक बार ठीक है कि तुम एक रिलीजन को अगर अलाउ करते हो, फिर ये पेंडोरा बॉक्स खोलने के अकॉर्डिंग होगा। कल को हिंदू वाले बोल देंगे हम धोती पहन के आएंगे, हम तो कुछ बोलने लग जाए, तुम क्या कहोगे? हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, धोती पहन के आना शुरू हो जाएंगे। और तुम्हें एक और एक्सट्रीम केस सोचो, अगर मान लो कोई दिगंबर सेक्ट से है, दिगंबर सेक्ट जैनिज्म का है, वो कहते कि मैं तो नहीं कपड़े पहनूंगा, मैं तो ऐसे ही आऊंगा, फिर मेरा तो रिलीजन अलाउ नहीं करता, फिर क्या कर लोगे तुम? फिर कहोगे तुमने, उन्होंने को तो हिजाब पहनने की आजादी दी, मैं तो दिगंबर सेक्ट से हूं। यार ये एक पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात थी कि अगर आप एक चीज को अलाउ करते हो ना, उसके बाद एक केस नहीं, फिर तो केसों की बाढ़ आ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन चीजों में ना ये बड़ी हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, सेंसिटिव चीजें, जिसमें अगर आपने एक बार कुछ डिसीजन गड़बड़ दिया तो उसके बाद बस लाइन ही लगने वाली है। वो सोच समझ कर इसमें सब कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। बात समझ आई? तो इन पॉइंट्स को भी थोड़ा समझा करो। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई यार ये तो उसका अधिकार है कि कुछ भी कपड़े पहने, तो फिर अधिकार आप सोच के देखो भी अधिकार तो बहुत है इंडिया में। इंडिया इतना सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर तो है ही नहीं इंडिया में। धर्म ही इतने हैं, लोगों के रिचुअल इतने, लोगों के अटायर इतने हैं। डन, चले आगे, करें स्टार्ट। तो लॉ कमीशन जो है वो हमारे पास उसके जो चेयरमैन बने हैं वो ऋतुराज अवस्थी बने हैं, इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसके हेड बनाया गया है। इसके अलावा 5 और मेंबर जो हैं, 5 अदर मेंबर्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने एक ट्वीट के थ्रू दी। हमारे पास जो इससे पहले लॉ कमीशन था बच्चों, वो था हमारे पास 21st लॉ कमीशन, ये 22nd लॉ कमीशन बना है। 21st लॉ कमीशन जो है वो हमारे पास 2018 तक काम करता है। ये कब तक काम करता है? टिल 2018, 3 साल के लिए बनता है ये। और जो लास्ट 21st लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस BS चौहान, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस BS चौहान। हाँ जी, क्लियर। चले आगे। तो एक इसको लेकर एक पिटीशन फाइल हुई थी, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, याचिका दायर हुई थी कि 2018 से लेकर अब तक 4 साल से कोई लॉ कमीशन है नहीं, तो सरकार को यहां पर बाध्य कीजिए कि वो एक लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट करे। इसके लिए एक पिटीशन भी फाइल हुई थी हमारे पास हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पिछले 4 साल से हमें कोई लॉ कमीशन देखने को नहीं मिला। जो आखिरी लॉ कमीशन था वो 21st लॉ कमीशन था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस BS चौहान। चलें आगे। ओके, इसमें देखिए हमारे पास अगर हम बात करें क्या ये लॉ कमीशन का कंसेप्ट नया है या पुराना है, तो आपको बता दूं कि लॉ कमीशन का जो कंसेप्ट है वो आजादी से पहले का चलता आ रहा है। और आजादी से पहले अगर हम बात करें, पहला लॉ कमीशन कब बना था? इन द ईयर 1834, ठीक है। और ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। हाँ जी, क्लियर। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में तुम पढ़ सकते हो, बहुत चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जब फर्स्ट कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसकी वजह से क्या कोडिफाई हुआ? कोडिफिकेशन ऑफ IPC और CRPC। ये IPC और CRPC क्या है बहुत बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता एक बार मैं इन शॉर्ट करके बता देता हूं कि हमारे पास ये IPC और CRPC बेसिकली क्या है कि मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, तो आपने पुरानी हिंदी मूवीज में देखा होगा कि दफा 302 तुम्हें फांसी दी जाती है। दफा का मतलब सेक्शन 302 ऑफ IPC।
मतलब आप कोई क्राइम करते हो तो आपको सजा देने, क्या सजा मिलेगी, किस क्राइम के लिए, वो कहां मेंशन है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी में, ठीक है। आपके साथ क्या प्रोसीजर रहेगा जब आपको अरेस्ट किया जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल के साथ क्या प्रोसीजर रहते हैं, ठीक है। तो वो सब कहां डिफाइन किए गए हैं, सीआरपीसी में। और अभी डिमांड उठ रही, और ये कोडिफाई कब हुए थे, आफ्टर द फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट, पहली लॉ कमीशन के आधार पर इन दोनों को कोडिफाई किया गया था। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्लियर। अब ये सवाल देखो, लॉ कमीशन न्यूज में है तो तुम्हें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा पता हो जाना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर फिर हमारे दूसरे जो बाकी प्री के एग्जाम्स हैं और बाकी जो चीजें हैं वहां पर क्वेश्चन आ सकता है। और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पर भी आप मेंशन कर सकते हो कि ब्रिटिश इरा से लॉ कमीशन का जो कंसेप्ट है वो चलता आ रहा है, ठीक है। और हमारे संविधान में सबसे हमारे सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक आईपीसी और सीआरपीसी के थ्रू कोडिफाई हुए थे। फिर हमारे पास अगर हम बात करें कि आजादी से पहले टोटल हमारे पास 4 लॉ कमीशन बने थे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर, जिन्होंने हमारे पास कई सारे स्टैट्यूट को कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प की है। हाँ जी, क्लियर। टोटल कितने लॉ कमीशन, 4। यहां तक समझ आया। अब यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि अभी हाल ही के दिनों में कुछ डिमांड उठ रही है। वो क्या डिमांड उठ रही है कि आईपीसी और सीआरपीसी को फिर से हमारे पास फ्रॉम द स्क्रैच उसको फिर से हमारे पास एस्टेब्लिश किया जाए। हाँ जी, क्लियर। और होम मिनिस्ट्री जो है इसका इंडिकेशन दे चुकी है, तो जो हो सकता है कि बहुत जल्दी भारत में आपको नया आईपीसी और सीआरपीसी देखने को मिल जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे सिस्टम है, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। हाँ जी, क्लियर। तो होम मिनिस्ट्री का इंडिकेशन भी दे चुके हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्द, मतलब कि 1-2 साल तक आपको हो सकता है, या उससे भी जल्दी हो सकता है कि आपको ये नए आईपीसी और सीआरपीसी देखने को मिले। हाँ जी, क्लियर। आपके लिए तो खैर इतनी दिक्कत नहीं होगी कि आईपीसी सीआरपीसी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो वकील हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाएगी एकदम से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या इसमें डेवलपमेंट देखने को मिली। अगर आप देखें कि हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस एक हमारे पास आर्टिकल आपने देखा होगा, आर्टिकल 372, ये क्या बोलता है कि आजादी के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 372 हमारे संविधान का क्या बोलता है कि आजादी के बाद जो हमारे लॉज है, जो ब्रिटिश इरा में पास हुए थे, सब कुछ एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे अनटिल अनलेस गवर्नमेंट उनको नलीफाई ना कर दे या उनको निरस्त ना कर दे। हाँ जी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश इरा में अगर कोई रूल पास हुआ है तो एज इट इज कंटिन्यूशन में रहेगा जब तक उसको खारिज नहीं कर दिया जाए। ये कहां लिखा गया है, आपके आर्टिकल नंबर 372 में। तो अब देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो बहुत सारे रूल ऐसे भी थे जो जनता के खिलाफ थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उनमें सुधार लाने पड़ेंगे, कुछ को खारिज करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारा किसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉ कमीशन का। रीजन समझ आया या नहीं आया? फिर से मैं स्टोरी समझाता हूं कि आजादी के बाद हमारे लिए एकदम से जीरो से शुरू करना मुश्किल था, तो हमने क्या कहा, क्योंकि आप ये बोल दो कि अब से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलेगा तो लोग तो चोरी चकारी पे उतर आएंगे। तो यहां पर क्या क्या रूल बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, आर्टिकल 372 में क्या लिखा गया कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सारे रूल कंटिन्यूशन में रहेंगे अनटिल अनलेस उनको रेक्टिफाई करने के लिए, नलिफाई करने के लिए सरकार कोई एक्ट या कोई लॉ पास नहीं करती। तो अब ये कौन देखेगा बैठकर कि कौन सा लॉ सही है, कौन सा गलत है, उसके ऊपर रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? तो दैट इज टू बी डन बाय, समझ गए कि लॉ कमीशन का रूल क्यों, लॉ जो रोल है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। हाँ जी, क्लियर, ठीक है, आगे समझो। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश फर्स्ट लॉ कमीशन इन द ईयर 1955। और खास बात, ध्यान देने वाली बात कि इसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, एमसी स्टालवर्ड, एंड ही इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल इज नोन टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी, क्लियर। अभी कौन बने रिसेंटली नए? हाँ जी, कौन बने? हाँ, सबको पता होना चाहिए, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। सरकार के ऊपर जितने भी केसेस फाइल होते हैं उनको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अटॉर्नी जनरल की होती है। इनकी जो सैलरी होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनको अलाउंसेस और सैलरी दिए जाते हैं। उनका रैंक भी सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल कंसिडर किया जाता है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, टेन्योर फिक्स नहीं होता। ठीक है, जब चाहे इनको केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर हटाया जा सकता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। हाँ जी, क्लियर। क्या ये आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अटॉर्नी जनरल क्या प्राइवेट केसेस एंटरटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस के लिए इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, प्राइवेट केसेस ये एंटरटेन कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। तो हमारे पास आप देखिए कि जो पहले लॉ कमीशन जो था उसके जो चेयरमैन थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, मतलब कि कोई रिटायर्ड जज नहीं थे। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलती है, अभी जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही
लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। लेकिन उस समय अगर आप पहले लॉ कमीशन के बारे में बात करें तो वो एमसी स्टालवर्ट थे। ठीक है, अभी तक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 21 लॉ कमीशन अभी तक एस्टेब्लिश हुए हैं जिनका टेन्योर कितना रहता है, 3 इयर्स का टेन्योर जिनका रहता है। हाँ जी, क्लियर, बात समझ आई। अभी जो हमारा ये अभी जो गजट में प्रेजेंटेशन हो जाएगी, गजट में प्रिंट हो चुका होगा मेरे ख्याल से, तो आपको पता चल जाएगा कि 22nd लॉ कमीशन का भी जो टेन्योर रहेगा वो 22 साल का, सॉरी 3 साल का रहेगा, जो 22वां हमारे पास लॉ कमीशन है। चेयरमैन का नाम याद रखिएगा, चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चले आगे, ओके। तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके लॉ कमीशन के, ठीक है। हाँ जी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, टू रिपील और रिव्यू द ऑब्सोलेट लॉस, जो भी हमारे पास ऐसे लॉज जो हैं जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, ठीक है, जो अब पुराने हो चुके हैं, अब उनका कोई काम नहीं रहा, उनको रिपील करवाना, उनको हटवाना। कोई फालतू के कानून जो है वो बिना मतलब के कोई कानून ना हो। हाँ जी, क्लियर, जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है टूडेज वर्ल्ड में। वो हो सकता है पुराने आज से 50 साल पहले किसी लॉ का रेलिवेंस हो, अब हो सकता है उसका रेलिवेंस ना रहा हो। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास स्टडिंग द लॉज अफेक्ट द पुअर, वेरी गुड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास इट्स जो पुअर्स को जो लॉज अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर रिपोर्ट देना भी इनका एक काम रहता है, क्योंकि ऐसे लॉ जो पुअर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं उनको सिलेक्ट आउट करना, ताकि सरकार जो है उन कानूनों को चेंज कर सके या उनको हटा सके। तीसरा, हाँ जी, हमारे यहाँ सब जितने भी कानून बनाए जाते हैं किसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं? हाँ जी, डीपीएसपी को मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं दे आर द फ्यूचरिस्टिक गोल्स। डीपीएसपी में जो चीजें लिखी गई हैं दे आर द फ्यूचरिस्टिक गोल्स। डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि देखो हमारे पास संविधान बनाने वाले लोग उस समय जानते थे कि कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हिंदुस्तानियों को दी जा सकती हैं, लेकिन अभी ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो अभी हिंदुस्तानियों को नहीं दी जा सकती, लेकिन फ्यूचर में उनको प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो उनको उन्होंने किस में डाल दिया? डीपीएसपी में डाल दिया, और कहा कि जब भी कानून बनाए जाएं तो सरकार ये इंश्योर करे, सरकार ये ध्यान रखे कि हमारे पास डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, डीपीएसपी के अलाइन होते हुए नए कानून बने। तो ये भी देखना रिकमेंडेशन, न्यू लॉज, नए लॉज को रेकमेंड करना जो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग हो। हाँ जी, क्लियर। और लास्ट में हमारे पास मैटर कनेक्टेड विद लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि भाई एक चीज हो रहा है हमारे भारत में, सबसे दिक्कत वाली चीज क्या चल रही है? केसेस की पेंडेंसी। हाँ जी, क्लियर। वैसे इसके ऊपर तो मतलब कि यार एक नेक्स्ट ही लेवल पे बात हो जाती है कि हमारे यहाँ केसेस की पेंडेंसी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों का कानून से भरोसा ही उड़ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ केसेस की पेंडेंसी एक बहुत बड़ा रीजन है क्राइम रेट का ज्यादा होना। लोग क्राइम करने से क्यों नहीं डरते? जो क्रिमिनल है, जो एक्चुअल में क्रिमिनल है, हमारे जैसे लोग डरते हैं मतलब कि जेल जाने से। जो क्रिमिनल है ना, वो 10 मर्डर किए होंगे, वो कहेंगे एक और कर देंगे, क्या जाएगा, केस पहले 15 चल रहे हैं, 20 चल जाएंगे तो क्या होगा। हाँ जी, क्लियर। पेशी लगती रहेगी, केस चलता रहेगा। ठीक है, और एक आम इंसान क्या होता है, वो सोचता है कि भाई केस ना चल जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि 15-20 साल उसी में लटक जाएंगे। तो जो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, ये क्रिमिनल्स को मोटिवेट करती है और इनोसेंट लोगों को डराती है। स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तुमने कभी एक चीज रियलाइज की है? एक सिंपल सी चीज बोलता हूं मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33 + 1, ये है ना। पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, इनमें से भी कभी किसी का सिर दर्द होगा, कभी किसी का पेट दर्द होगा, कभी कोई छुट्टी पे गया होगा। ठीक है, 1 करोड़ पॉपुलेशन पे एक जज भी नहीं है। 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 1 करोड़ पॉपुलेशन पे एक जज भी नहीं है। कैसे केसेस का निपटारा होगा? कैसे देश के जो इंपॉर्टेंट मसले हैं वो टाइम पे हल होंगे? इनमें भी कभी सैटरडे की छुट्टी, कभी संडे की छुट्टी, कभी वकील हड़ताल पे होते हैं। अभी पिछले महीने में ना, ये महीना गया है, चंडीगढ़ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के और आसपास की ये जो कोर्ट्स हैं, इनके कितनी बार वकील स्ट्राइक पे गए हैं मेरे सामने। छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये कालका में कोर्ट है ना, तुम सुन के हैरान हो जाओगे, कालका में कोर्ट है ना जो, वहां पे वकील हड़ताल पे थे, उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग चलने नहीं दी। क्यों? कहते टॉयलेट की सफाई नहीं हुई दिवाली पे अच्छे से। समझ रहे हो? अब किसी की तारीख लगी होगी लेट से 6 महीने बाद, अब वो 6 महीने और डिले होगी, वो तो एक दिन रो रो के काट रहा होगा, अब उसकी डेट चली गई, तुम पेन समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, स्पेशली उन गरीब लोगों का जिनके लिए मान लीजिए जब किसी ने, जो मान लो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचना है,
भाई गरीब लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आ जाए बस लेके, और अगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो काटते रहो हाई कोर्ट के चक्कर, हाई कोर्ट पास होता ही नहीं है। मान लो हरियाणा का कोई बंदा जो हमारे पास इधर बिल्कुल एंड से, मेवात से, नूह से, या फिर और किसी बिल्कुल एंड ऑफ द एरिया से है, चंडीगढ़ आने के लिए कम से कम 500, अगर नॉर्मल बस में भी आएगा तो 500-600 रुपये किराया है उसका, कैसे बियर करेगा वो, बताओ मुझे। आसान नहीं होता ना, केसेस की पेंडेंसी सारा सिस्टम ही बिगाड़ के रखा हुआ है। तो अभी तो लॉ के अंदर हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्पेशली जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो तो एक बहुत बड़ा इशू है देश में, जिसको कोई ध्यान से नहीं सोचता, इंपॉर्टेंट लेता ही नहीं। 277 रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास लॉ कमीशन ने दी हैं, याद रखिएगा। 2018 का जो लॉ कमीशन आया था उसने अभी तक कितनी रिपोर्ट्स हमारे पास सबमिट की हैं, मतलब एंड तक अभी तक जितनी लॉ कमीशन बने, 21st लॉ कमीशन, तो उनके द्वारा 277 रिपोर्ट पब्लिश की गई। इसमें एक रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, द रिपोर्ट नंबर 267, ठीक है, हाँ जी क्लियर। अब देख लो रिपोर्ट, देखो जरा कितनी इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर एक लास्ट वाली देखो, ये लास्ट भी कितनी इंपॉर्टेंट है, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। हाँ जी, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, किसी को रॉन्गफुली आपने प्रोसिक्यूट करवा दिया उसको लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करना, उसके लिए भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये रिकमेंडेशन देता है कि इन चीजों पे कानून बनवाओ। हाँ जी क्लियर। ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, ये देखो जरा, ये लास्ट वाली जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास ये लास्ट जो लॉ कमीशन था, 21st लॉ कमीशन था, उसकी रिपोर्ट्स हैं, ये तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगी, वो रिपोर्ट्स पे नजर डाल लेना। और ये मतलब कि इंपॉर्टेंट, अभी मान के चलिए इंपॉर्टेंट एजेंडाज है राइट नाउ गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करते हुए ये उन चीजों के ऊपर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। सो अभी इंपॉर्टेंट एजेंडाज है गवर्नमेंट के सामने, क्लियर। चलें आगे, ओके। सो हमारे पास इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि रिकमेंडेशन जो कमीशन की होती है, दे आर नॉट बाइंडिंग। जो लॉ कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है ये बाइंडिंग नहीं होती, ये एडवाइजरी नेचर है बस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और लॉ कमीशन जो है वो सूटेबल मेजर सेट करता है फॉर द क्विक रिएड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा देश में, ठीक है। तो इसकी जो प्रेजेंस है आज के जो मॉडर्न डे में, जो तेजी से टाइम बदल रहा है, लॉ कमीशन की जो रेलिवेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा मैं बात करूंगा हेट क्राइम के बारे में, हेट स्पीच के बारे में, सॉरी हेट स्पीच के बारे में, अपॉलॉजीज। हेट स्पीच आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। 2014 में 323 केसेस हेट स्पीच के रजिस्टर्ड हुए थे एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अभी कितने बढ़ के हो चुके हैं, 1804 2020 में, और 2021-22 में तो पता नहीं कहां ही पहुंचे होंगे। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो हमारे पास होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो क्राइम का पूरा लेखा जोखा रखता है, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द 267th रिपोर्ट, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं पीछे, लॉ कमीशन की रिपोर्ट अभी दिखाई है ना अभी आपको पिछले, ये देखो, ठीक है, 2017 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। हेट स्पीच इज स्टेटेड एज इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ और द लाइक। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करते हुए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को टारगेट करते हुए, रिलीजियस बिलीफ को टारगेट करते हुए आप अगर कोई स्पीच देते हो जो लोगों को भड़का दे, क्योंकि ये स्पीचेस आज की डेट में, देखो पहले क्या होता था, इनका इंपैक्ट इतना नहीं था। मान लो टेक द एग्जांपल देके बताता हूं, पहले जब तक सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं था, आपको हेट स्पीच के लिए मान लो किसी ने, लाइक टेक द एग्जांपल, तुम्हारे हिमाचल में मान लो कुल्लू में किसी ने स्पीच दी है बाकी किसी एरिया में पता भी नहीं चलेगा किसी ने स्पीच दी है, कुछ कहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर बंदे ने। अब क्या होगा, 10 मिनट में वो वीडियो वायरल हो जाएगी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। और एक कम्युनिटी के लोग, मान लो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उससे किसी ने दूसरी कम्युनिटी को गालियां निकाली है, तो भड़क जाएंगे लोग या नहीं भड़क जाएंगे? यस और नो? मतलब कि जब तक सोशल मीडिया और इंटरनेट अवेलेबल नहीं था तब तक हेट स्पीच का इतना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंसेप्ट को समझो। हेट स्पीच के लिए लॉ की अभी तक हेट स्पीच के लिए कोई प्रॉपर आईपीसी में आर्टिकल नहीं है, सॉरी सेक्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? स्पेशली आईपीसी के अंदर हेट स्पीच को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए देयर इज नो सेक्शन अवेलेबल। और ये जो रिपोर्ट थी वो उसी चीज की डिमांड कर रही थी कि आईपीसी के अंदर सेक्शंस इंट्रोड्यूस कीजिए फॉर द हेट स्पीच। और अभी सरकार पूरा मन बना चुकी है कि हेट स्पीच को पूरा डिफाइन करके सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। हाँ जी क्लियर? पहले क्यों नहीं जरूरत थी? पहले जरूरत इसलिए नहीं थी कि किसी ने अगर स्पीच दी भी है तो, अब देखो सिंपल सी बात है न्यूज़पेपर किसी बकवास चीज को नहीं छापेगा,
मान लो किसी ने मतलब गालियां निकाली हैं किसी को, तो उसको नहीं प्रिंट करेगा, यस और नो? अगर करेगा भी तो सरकार उसको बंद भी करवा सकती है। तो सबको डर लगता है न्यूज़पेपर को, लेकिन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने में किसी को कोई डर नहीं लगता, वो चीज़ सर्कुलेट हो जाती है और दंगा भड़क जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के थे, आपको पता है? यूपी मुजफ्फरनगर दंगे, ये 2014 की बात है, पता है तुम्हें? बहुत खतरनाक दंगे भड़के थे, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि एक ना फेक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद दंगे भड़क गए थे। सोशल मीडिया का ये इंपैक्ट है, फेक न्यूज पब्लिश होती है बहुत सारी सोशल मीडिया में, बहुत कुछ फेक पब्लिश होता है, बहुत सारे पेजेस पर पता नहीं फेक फेक इंफॉर्मेशन डालकर कुछ ही पब्लिश कर दिया जाता है, और लोग उसको पढ़कर उनकी भावनाएं आहत होती हैं। समझ रहे हो ना ये मैं क्या कह रहा हूं? यार कोई भी कुछ भी लिखकर, फेक आईडी बनाकर कुछ भी लिखकर कुछ भी डाल देता है, ये सोचे समझे बिना कि उसका क्या होगा। एक वीपीएन लगाने की जरूरत है, एक बच्चा भी कर सकता है। एक वीपीएन लगाया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगाया, एक आईडी बनाई, कुछ भी लिख दिया, कौन पकड़ पा रहा है? कोई नहीं पकड़ पाएगा, इतना मुश्किल है। और उससे उससे जो रिजल्ट निकल सकते हैं वो बहुत क्रिटिकल है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि क्यों हेट स्पीच के ऊपर ये रिपोर्ट आई थी। हाँ जी, क्लियर? और लोग सुधर नहीं रहे हैं, सुधर तो रही लोग सोसाइटी में, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास 267 रिपोर्ट इसीलिए आई थी। और अभी हेट स्पीच क्यों कर्व होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेट स्पीच के ऊपर तुम्हें लिखने के लिए मिल सकता है मेंस में। तो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। हाँ जी, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। मान लो टेक द एग्जांपल, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो इसका एग्जांपल लेके बताता हूं, कोई इसको गलत वे मत लेना। मान लो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया है। अब जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं तो कई बार जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये लोग मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो वो विरोध प्रदर्शन वगैरह शुरू कर देते हैं। तो वो गालियां देना शुरू करते हैं कि जूस तो है ही गंदे, ये वो फलाना। तो अल्टीमेटली ये क्या है, इंटरनल, हमारे पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए ये तो थ्रेट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। मतलब आपने क्या किया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और इंटरनल लेवल पर भी आप सिक्योरिटी में थ्रेट पैदा कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर? स्पीचेस देकर। दूसरा हमारे पास इग्नाइटिंग एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स। अब मान लो एक धर्म के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, आप बार बार उनको पोक करते रहो। हाँ जी, क्लियर? तो वो क्या होंगे, उनके सेंटिमेंट्स भी क्या होंगे, इग्नाइट हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। यस और नो? ठीक है। मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग, हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? मोब लिंचिंग घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये भी सब चीजें हैं हमारे पास जो हमें, इसीलिए हमारे पास हेट स्पीच को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें राइट नाउ क्या चीज चल रही है, राइट नाउ सेक्शन 153A एंड 505 ऑफ आईपीसी आर जनरली टेकन एज द मेन पीनल प्रोविजंस दैट डील विद इन्फ्लेमेटरी स्पीच दैट एक्सप्रेशन टू सीक पनिश हेट स्पीच। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अभी तक कोई भी सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस नहीं है आईपीसी में, स्पेशली रिगार्डेड टू हेट स्पीच, जिसमें हेट स्पीच को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया हो, उसमें सजा के प्रावधान दिए गए हो। हाँ जी, क्लियर? क्योंकि इसमें 5 साल के सजा के प्रावधान है। 5 साल में तो जो लोग हैं आजकल क्रिमिनल है वो डरते ही नहीं। कौन डरता है आजकल 5 साल की सजा में? जो क्रिमिनल है वो तो डरते ही नहीं है, वो कहते हैं 5 साल जेल में बैठ जाएंगे। हाँ जी, कुछ देखो कई क्रिमिनल तो ऐसे है ना जिनका ये है कि बाहर उन्हें पता कि बाहर उन्हें 3 टाइम का खाना मिले ना मिले, जेल में 3 टाइम का खाना मिलेगा आराम से, ठीक है। तो वहीं बैठेंगे जेल में, आराम से बैठेंगे। तो इन 2020 सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे पास एक डिसीजन भी देती है, ठीक है। अमीश देवन केस में हेट स्पीच वाज लिंक्ड टू द वायलेशन ऑफ यूनिटी फ्रेटर्निटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में आर्टिकल 21 से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया था हेट स्पीच को, कि आर्टिकल 21 की वायलेशन करता है हेट स्पीच। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये किसकी जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट की। ये लिख लो तुम, अगर तुम हेट स्पीच को लेकर कभी भी कुछ आया तो ये आर्टिकल 21 से कनेक्ट करके हमारे पास मेंशन किया गया है। हाँ जी, क्लियर? इसमें स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? तो ये हेट स्पीच के साथ मैंने लॉ कमीशन को इंटीग्रेट करके तुम्हें कराया है, ठीक है, जहां पर हमने थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन को जानने की कोशिश की। तो अभी तुम यहां पे समझ गए होंगे कि जो लॉ कमीशन है ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर क्या कर सकता है, जो देश के लिए जरूरी है, रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर नए कानून जो है वो फ्यूचर में बनाए जाएंगे, और जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है उसको डील किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर? समझ आया या नहीं आया? और अब तक लॉ कमीशन हमारे पास 277 अपनी रिपोर्ट्स दे चुका है, और 21st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की थी अभी कुछ देर पहले। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, उसके भी ऊपर सजा होनी चाहिए। अब यार वही तो मैं कह रहा हूँ, एक मेरी बात सुनो ना।
अभी क्या कह रहा हूं मैं, वही तो पूरी बात तो सुनो, आईपीसी में प्रोविजन ही नहीं है प्रॉपर, तो उसमें प्रोविजन होंगे तभी तो सजा के पूरे प्रॉपर प्रावधान बनेंगे। अभी तो आप क्या कर रहे हो कि दूसरे सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप उसमें सजा देने की कार्रवाई के लिए उनको मतलब हेट स्पीच के अंदर रिकॉग्नाइज कर लेते हो किसने हेट स्पीच दी है, लेकिन प्रॉपरली अभी तक क्या है, सजा के प्रावधान है ही नहीं, आईपीसी के प्रॉपर आर्टिकल्स है ही नहीं। तो मुझे खुद बताओ, अच्छा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आर्टिकल्स, सेक्शन होने चाहिए या नहीं आईपीसी के अंदर स्पेशल, बिल्कुल डिमांड इस टाइम पे बिल्कुल रिक्वायर्ड है, नहीं तो कोई भी लोग कुछ भी पब्लिश कर देते हैं। और इवन यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो आईटी एक्ट जो पास हुआ था पीछे, आईटी एक्ट 69A में अमेंडमेंट की गई थी और कई सारे आईटी एक्ट्स में संशोधन किए गए थे, उसमें ना ये जो आपकी ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया था सरकार ने कि अगर तुम्हारे प्लेटफॉर्म से कुछ गड़बड़ी होती है ना तो कल को हम तुम्हें भी प्रोसिक्यूट करेंगे और तुमने प्रॉपर अगर एक्शन नहीं लिया। समझ रहे हो या नहीं, सरकार उसके लिए कदम उठा चुकी है, लेकिन आईपीसी में अभी प्रॉपर सेक्शंस इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट अभी भी जरूरी है। हाँ जी चले आगे। ओके, टॉपिक क्लियर है दोनों? ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट एल्स हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो भाई ऐसा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ बिल्कुल चौपट बर्बाद दिखाई देता है, ठीक है। और ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। रिपोर्ट कैसे बताती हैं, देखो ध्यान से सुनो। जब हम टोटल हमारे पास वर्ल्ड की 1000 यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, टॉप 1000 कितनी यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, और टॉप 250-300 में तो कोई आती ही नहीं है। समझ रहे हो, कहने के लिए हम वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो बैंड बजाया जाता है ना कि जीडीपी में वी आर इन टॉप 5, ठीक है। कितने इंस्टीट्यूट है, 15, और इनमें भी सारे ज्यादातर कौन से हैं, कैन लॉ कमीशन रिकमेंड अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। हाँ जतिन बिल्कुल, लॉ कमीशन जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर भी कोई रिकमेंडेशन दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको हर चीज के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर रिकमेंडेशन देने का पूरा पूरा अधिकार है। ओके अच्छा, इसमें ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं सरकारी संस्थान है। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देश के जो प्राइवेट संस्थान है, ठीक है, चलो सरकारी संस्थानों में तो बोलते हैं कई सारी दिक्कतें हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रॉफिट अर्निंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, एजुकेशन से उनका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी क्लियर। तो उसी के बारे में टॉपिक है ये, हमारे पास द हिंदू में प्रिंट हुई न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। अभी 2-4 दिन पहले हिंदू में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था, उसी आर्टिकल को बेस मानकर ये न्यूज जो है वो आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है। डन, ओके। सो अगर मैं बात करूं हमारे पास वर्ल्ड के हायर एजुकेशन सिस्टम में इंडिया कौन से नंबर पर आता है, 3rd लार्जेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ा किसका है, चाइना का, फिर यूनाइटेड स्टेट्स का। जो चाइना की यूनिवर्सिटीज है ना वो टॉप में है इस समय। अगर मैं ब्रिक्स कंट्रीज की बात करूं तो R&D में सबसे ज्यादा पैसा चाइना खर्च रहा है इस समय, और ब्रिक्स कंट्रीज में जीडीपी का सबसे लीस्ट % R&D पे इंडिया खर्च कर रहा है, इवन लेस देन साउथ अफ्रीका। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका से भी कम। ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे ज्यादा R&D पे कौन पैसा खर्च कर रहा है, चाइना, अपनी परसेंटेज टू द जीडीपी कॉरस्पॉन्ड टू द जीडीपी ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है। और इंडिया सबसे लीस्ट लेवल पर है, समझ गए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ज्यादातर 75% ऑफ हायर एजुकेशन इन प्राइवेट सेक्टर, जबकि इनका कोई नाम ही नहीं आता। बाकी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में वो IITs हैं, IIM है, NITs है, एम्स है और नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। हाँ जी क्लियर। तो यहां पर हमें क्या दिखता है, वैसे तो हमें दिखता है कि गवर्नमेंट हर चीज गड़बड़ी करती है, हर चीज में गवर्नमेंट पीछे रहती है, लेकिन गवर्नमेंट के संस्थान अभी भी एजुकेशन के मामले में बेस्ट संस्थान हैं। यानी कि हमें क्या करना है अभी, अल्टीमेटली हमें इन देखो, लेकिन ये इंडिया में बेस्ट है। अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड में उनका कंपैरिजन करूं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। जैसे वर्ल्ड का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट कंसीडर किया जाता है वो MIT है, सुना होगा तुमने नाम, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, US में है। लेकिन तुम्हें एक सुनकर बात हैरानी होगी कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट ने इंडिया में IIT को भी क्रैक किया था और MIT में भी उसने जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक किया था +2 के बाद। उससे जब बात की गई, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था,
उसने कहा कि MIT का जो एंट्रेंस है उतना मतलब कि मुश्किल नहीं है जितना IIT का है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? IIT का एंट्रेंस एग्जाम उससे ज्यादा मुश्किल है। तो यानी कि जो IIT का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उनके पास ज्यादा शार्पनेस है, वो ज्यादा तेज है। लेकिन एक्चुअली में वहां जाकर कैरिकुलम कैसा होता है, एक बच्चा जब वहां पहुंच गया उसको आगे कैसे नर्चर किया जाता है, उसको आगे कैसी फैसिलिटी दी जाती है, वो भी बहुत बेटर करती है। अब MIT में आपको पूरा एक R&D का पूरा मैकेनिज्म दिया जाएगा, आपको आगे बढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। आप एक चीज़ और देखिएगा, कभी आपने रियलाइज किया है नहीं कि मुझे नहीं पता, जो भारत में ज़्यादातर जो भारत के जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिनोड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो नो डाउट वो यहाँ से पढ़कर गए हैं, लेकिन आगे चलकर ज़्यादातर जो लोग हैं उनके साथ कोई फॉरेन डिग्री एसोसिएटेड है, उन्होंने किसी फॉरेन कॉलेज से कुछ ना कुछ किया हुआ है। देख लेना, मतलब उठा के देख लेना तो पता चल जाएगा, जहां पर उन्हें अपनी जो एक तरह क्षमताएं हैं वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला। चले आगे। तो अगर हम बात करें चैलेंजेस बिफोर द हायर एजुकेशन इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो वही ऐसा है कि अनसेटिस्फैक्टरी टैलेंट सोर्सिंग ऑफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हो, जब एक किसी फैकल्टी को आप रिक्रूट कर रहे हो, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फैकल्टी को रिक्रूट कर रहे हो, 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम इंटरव्यू होता है, जिसमें उसके पास्ट रिकॉर्ड को ज़्यादा खंगाला जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस लेवल पर स्टूडेंट से काम करवा सकता है, उसको नॉलेज कितनी है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपका जो टैलेंट सर्च करने का जो मेथड है वो सेंचुरीज ओल्ड है। जरूरी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस बंदा हो वही आगे चलकर इनोवेटिव तरीके से करा सके। हाँ, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि एक्सपीरियंस को पास थोड़ा अच्छा काम कराने, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन हो सकता है कोई यंग कैंडिडेट हो जो उससे भी बेटर काम कर सके। तो ये 20-25 मिनट के इंटरव्यू में आप क्या करते हो, फैकल्टी फाइनल कर देते हो। हाँ जी, क्लियर हुई बात या नहीं? उसके बाद आप इनइफेक्टिव लीडरशिप, जो यहाँ पर लीडर्स होते हैं, जो मतलब कि कॉलेज के डीन्स होते हैं, उनकी जो इफेक्टिवनेस है, उनकी जो लीडरशिप है, उसमें ही दम नहीं होता। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कॉलेज में कुछ चल रहा है, यूनिवर्सिटी में कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, उन्हें कोई ठीक है, चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, वो अपने ऑफिस में पड़े रहते हैं। ठीक है, अपने ऑफिस से बाहर निकल के भी नहीं देखते, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कैरिकुलम क्या चल रहा है, किस तरह से। लीडरशिप बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा कि भारत के जो एलाइट इंस्टीट्यूट है वहां पर भी लीडरशिप जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो NIT IIT जो भारत के बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर भी लीडरशिप उतनी अच्छी नहीं है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन लीडर है, वहां पर तो उल्टा होता है। वहां पर क्या होता है, क्यों बोलते हैं कि जो सबसे इनइफेक्टिव है ना, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, उसको ही प्रिंसिपल या उसको ही डीन बना दो। यस और नो? ऐसा होता है नहीं होता है? बिल्कुल उल्टा सिस्टम चल रहा है। एक लीडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में उल्टा ही सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल या डीन उसको बना दो जो कुछ नहीं कर सकता, जो बस जिसने आगे कुर्सी पे बैठना है, सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। और जो है भी उनको कोई कंसर्न नहीं है, दैट इज द इनइफेक्टिव लीडरशिप। पुअर गवर्नेंस, गवर्नेंस के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, कोई गवर्नेंस है ही नहीं, सिस्टम इतना इनइफेक्टिव है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर, हर जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। यस और नो? हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने बंदे एडजस्ट कराते हुए दिखाई देंगे। हाँ जी, क्लियर? वो कभी कहेंगे अपने ये मेरे स्टूडेंट्स को इनको एडजस्ट कर लो। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको एजुकेशनल सिस्टम में देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई चेंज लाने की कोशिश की जाएगी तो आपको कुछ पता होगा, कुछ पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग होंगे। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, रिसर्च थोड़ी चल रही है, डेवलपमेंट थोड़ी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। पीयू में जाके देख लो। हाँ जी, पॉलिटिक्स करनी है या पढ़ना है भाई तुमने? पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत से बच्चे तो बस एडमिशन इसलिए लेते हैं कि हाँ भाई चुनाव लड़ेंगे, वहां जाके पीयू में जाके चुनाव लड़ना है, और कोई मतलब है ही नहीं। तो ये क्या चुनाव लड़ने का खड़े है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है? खुद सोच के बताओ, ये चल रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? इलेक्शन बंद होनी चाहिए। फिर जब इनको कोई इलेक्शन बंद होनी चाहिए, फिर बोलते हैं कि स्टूडेंट की डिमांड कौन सबके सामने रखेगा भाई? तुम्हारी डिमांड रख के आज तक तुमने क्या बनवा लिया? इनकी मांग क्या होती है कि हम रात को 11 बजे आएंगे हॉस्टल में, तब तक टाइम ओपन करो। मतलब इनकी कभी ये डिमांड थोड़ी होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम कराओ। ठीक है, कोई हमारे पास कोई नया इनोवेटिव तरीका लाओ, कि नया कोई कोर्स लाओ। आज तक ये थोड़ी कोई डिमांड करते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल का कोर्ट बनवाओ, ठीक है, पार्किंग की नई फैसिलिटी करवाओ, ये इनकी डिमांड्स होती हैं।
तो ये चल रहा है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो पॉलिटिकल फैक्टर तो है ही है। मेरे को लगता है कि इतने ज्यादा पॉलिटिक्स इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में घुसा हुआ है कि इतना तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बताओ? बंद होना चाहिए सारा का सारा ड्रामा। यस और नो? तुम्हें मे भी अगर तुम्हें से कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो तुम्हें लगेगा कि ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तभी कुछ सुधार हो पाएगा। फिर तुम पढ़ने में ध्यान दो, तुम बच्चे पढ़ने आए हो। अगर तुम्हें पॉलिटिशियन ही बनना था तो जाके पॉलिटिशियन ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स में जाओ। यहां क्या कर रहे हो? यहाँ दूसरों खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ने दो। लास्ट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट, ये मुझे पंजाब में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्डिंग अच्छी खड़ी करो, टीचर अच्छा हो ना हो, दैट इज अ रियल वेरी वेरी रियलिटी इन पंजाब। पंजाब में बिल्कुल शो ऑफ है। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? अब ये वैसे ज्यादातर जगहों पे देखने को मिल गया कि बिल्डिंग अच्छी खड़ी करो, बच्चा जब आए तो बस वो देख ले कि हाँ भाई बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है। एसी लगा हुआ है, हाँ एसी लगा हुआ है, फैकल्टी कोई नहीं पूछता पिछला रिकॉर्ड क्या है, एलुमिनी कौन कौन रहे हैं, क्या लेना उससे। दैट इज द प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट कहां हो रही है? बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करो, टीचर सबसे सस्ते लेके आओ। दैट इज द रियलिटी। टीचर सबसे जो कम सैलरी मांग रहा है उसको रखो। ऐसा होता है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनकी बिल्डिंग खूबसूरत दिखाई देगी, पीपल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो। सो दीज आर द प्रॉब्लम कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इतना गड़बड़ाया हुआ है। समझ गए या नहीं? तुम्हारे सामने मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं कि क्या चल रही हैं प्रॉब्लम्स। जब तक ये नहीं सुधरेंगी तो कैसे। अच्छा एक चीज और मैं बोलता हूँ जो रिजर्वेशन के बारे में अभी बात की थी हमने, रिजर्वेशन के टॉपिक को भी मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। हम बार बार रिजर्वेशन 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 का गाना गाते रहते हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि आपको एजुकेशनल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि इंडिया का हर बच्चा इतना इंटेलेक्चुअल हो कि वो अपने दम पर इंडिया में कुछ नया स्टार्टअप शुरू कर सके, और उसको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया जाए कि अगर उसे इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वर्ल्ड का हर कंट्री से हायर करने को तैयार खड़ा हो। ये हमारे मेडिकल सिस्टम में है, जो हमारा एमबीबीएस वाला सिस्टम है ना, उसमें अभी भी काफी हद तक ये चीज है कि हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर है उनको हर कोई हायर करने को तैयार खड़ा होता है। कभी तुमने सुना है कि डॉक्टर धक्के खाता घूम रहा है एमबीबीएस वाला? सुना है? बीडीएस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, वो सरप्लस है। दैट इज अ रियलिटी। कोई बीडीएस है तो माफ करना, लेकिन दैट इज अ रियलिटी, ठीक है। एमबीबीएस वाला कोई धक्के खाता नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि एमबीबीएस कॉलेज को खड़ा करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, ठीक है। और एमबीबीएस डॉक्टर, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि इंडिया का हर ग्रेजुएटेड बच्चा अपने आप में कैपेबल हो। एआईसीटीसी की रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कि 90% ज्यादा इंजीनियर्स जो हैं, जो इंडिया में हर साल पास आउट होते हैं, काम करने लायक नहीं है, ठीक है। इतने खतरनाक इंजीनियर आते हैं, तुम उनसे इंजीनियरिंग के स्पेलिंग पूछ लो, ठीक है। पीटीयू वाले तो अलग ही लेवल पे हैं, जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है, अलग ही लेवल पे चल रहे होते हैं। 80-85% नंबर होते हैं, उनसे उनके सब्जेक्ट्स की फुल फॉर्म पूछ लो, नहीं वो तक नहीं पता होगी। फिर कैसे चलेगा सिस्टम? हमें एजुकेशन, हमें ये नहीं कि सिर्फ नंबर दिखाना है कि भाई हमारे यहाँ इतने लोग पढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना इज मस्ट। रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बताओ यार, टेक द एग्जांपल, लोग सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि देखो, जो बंदा हमारे पास जतिन, इसके बारे में मैं बात करता हूं कि हमारे पास इसको लेकर भी, गवर्नर को लेकर भी, ये तो एक अलग चीज होगी, हाँ मैं इसके लेकर भी बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, पहली आईआईटी जो है हमारे पास, हाँ यूएई में पहली आईआईटी खुलने जा रही है, पता होगा, दुबई जो है वो आईआईटी जो है वो खोलने जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि देखो, प्राइवेट नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं लोग, मतलब सॉरी गवर्नमेंट जॉब की तरफ, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि प्राइवेट नौकरी करने के लिए ना दो चीजें हैं। एक तो प्राइवेट नौकरी आप तब करोगे, देखो इंडिया में ना, अब मैं वैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं अभी अच्छी एमएनसीज में प्लेस्ड है, मेरे क्लासमेट ज़्यादा जो थे, मेरे को इस चीज़ फील्ड में इंटरेस्ट था, वो सारे निकल गए अपनी अपनी फील्ड में। तो बताते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में मतलब कि 2-1 लाख रुपए जो सैलरी है वो नॉर्मल हो गई है, 2-2.5 लाख पर मंथ। जो इंडिया का आईटी सेक्टर, तुम गुड़गांव साइड जाओगे तो इट्स नॉर्मल सैलरी, कोई हाई सैलरी नहीं इसको मान रहा अभी वहाँ पे, मतलब 20 लाख का पैकेज नॉर्मल पैकेज हो चुका है। तो फिर भी जो है, जो लोग, क्या ये लोग कभी गवर्नमेंट जॉब का सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब का, जो यहाँ पर 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भाग रहे हैं? देखो, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एक बार आपको जॉब लग गई, आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं, आपको कुछ आता है नहीं जाता, कोई भाड़ में गया सब,
आपको उसे वो चीज़ है कि एक बार दरवाजा खोल के एंट्री लेनी है बस सरकारी नौकरी में। जब लोगों के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे मेरे पास स्किल सेट है, मैं काम कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या है, पढ़े लिखे हो, डिग्री है, स्किल सेट नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? खुद से पूछ के देखना एक बार कि ये बात सच है या झूठ है, कि डिग्री है लेकिन स्किल सेट जीरो है, बस कहने के लिए पास हो गए जबरदस्ती, सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है जो सब्जेक्ट पढ़े। दैट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, कि डिग्री दी जा रही है, नॉलेज के ऊपर कोई बात नहीं है। जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुमने जो पढ़ा लिखा है तुम उसका कहीं ना कहीं जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुम जरूरी है तुम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। बताओ मुझे, पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आपने एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल पर लेकर जाओ कि अल्टीमेटली रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट ना रहे। हाँ जी, क्लियर? अगर इंडिया में जॉब नहीं मिल रही तो फॉरेन की दूसरी कंट्रीज आपको हायर करने के लिए तैयार खड़ी हो, तब बात बन पाएगी ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत गड़बड़ है। ठीक है, हम बोलते हैं कि जो इंडियंस, जो अभी तुमने कभी ये सोचा है कि हम ये तो बोल देते हैं कि वर्ल्ड की ज्यादातर कंपनीज को इंडियंस चला रहे हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ठीक है, अब तुमने इन देखा ज्यादातर ये जो लोग हैं वो IIM IIT वाले हैं। अब IIM IIT में इंडिया कौन जाता है? जो अलाइट का भी अलाइट है। हाँ जी, क्लियर? समझ रहे हो? भारत में 90% वालों से में भी जो 1% लोग हैं वो IITs में जाते हैं, और उन IITs में से भी उनमें से जो 1% लोग हैं वो यूएस पहुंचते हैं। उन लोगों में से भी 1% से भी कम होंगे जो टॉप कंपनी। अब तुम सोच लो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तुम उनसे नॉर्मल इंडियन का तो कंपैरिजन दूर दूर तक कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली सोच के देखना, ठीक है? कि जब तुम पढ़ रहे थे तो 100% थे, ठीक है? इन 100% में से क्लास में जो 10% से भी कम होंगे जिनके 90% आते होंगे, इनमें से भी 1% जो है वो आगे चलकर IIT में पहुंचे होंगे। इस 1% से भी कम, इनमें से एक जो ये 1% अपने आप में 100% हो गया। जितने भी ये लोग यहाँ पे पहुंचे होंगे उनमें से 1% आगे चल के यूएस में सेटल हुए होंगे, 1 या 2%। उनमें से भी जो आगे 1% होंगे वो कंपनीज को लीड कर रहे हैं। तो कहाँ भाई, कहाँ कंपैरिजन तुम अपने आप से थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आगे हमें सही से मैनेज करने की जरूरत है। हाँ, ये देखो यार, चांसलर जो गवर्नर को एज अ चांसलर अपॉइंट करना यूनिवर्सिटी, ये है एक प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नर का इतना अगर तुम प्रैक्टिकली बात करो वो सिर्फ सिंबॉलिक है। एक चीज मैं बता दूं, गवर्नर का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता यूनिवर्सिटी में। गवर्नर के पास और बहुत काम होते हैं और बहुत सारी जगह वो लगा होता है। गवर्नर ठीक है, सिंबॉलिक है कि वो चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, लेकिन उसका इतना बड़े लेवल पर इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, हाँ अगर हम हटाना चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस करके कि हम ना रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर इतनी बात करने की रिक्वायरमेंट जब हम बात कर रहे हैं इंप्रूवमेंट को लेके। हाँ जी, क्लियर? हमें क्या करना पड़ेगा? देखो करना क्या पड़ेगा, हाँ जी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो कंडक्टिव HR पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी। हाँ जी, क्लियर? प्रॉपर हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए भाई, जितना भी स्टाफ रिक्रूट हो रहा है प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिव इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हमारे पास बहुत जरूरी है। पुराना कैरिकुलम पढ़ाए जाएंगे, कैसे काम बनेगा। उसके बाद हमारे पास एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बच्चों को रटवाने की बजाय ना थोड़ा सा इनोवेट करने पे ध्यान दो। पिछली चीजें रटवाते रहते हैं, वो कहते हैं ना कि फीड करते हैं, पेपर में वोमिट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक दिन पहले पूरा फीड करेंगे, रात को पूरा फीड करेंगे, सुबह पेपर में वोमिट करेंगे, बस उसके बाद कुछ नहीं पता। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ट्रेन्स द ट्रेनर्स कंटिन्यूसली, मतलब कि टीचर्स को भी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हाँ जी, जो टीचर्स हैं उनको भी प्रॉपरली ट्रेनिंग देने की जरूरत है, टाइम टू टाइम। और लास्ट में हमारे पास फॉरेन कोलैबोरेशन, आप उन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कीजिए जो अपनी अपनी फील्ड में अलाइड है। ठीक है, देखो जैसे हार्वर्ड लॉ स्कूल है, अभी जैसे आपके जो ये नए CJI बने हैं, कौन? DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हुए हैं, पता है तुम्हें? पता है या नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या रही है इनकी? 2, पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई हैं। अरे पढ़ तो लेते थोड़ा सा,
क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट रही है डी वाई चंद्रचूड़ की, पढ़ के आना इनके बारे में अगले लेक्चर में थोड़ा सा, ठीक है। इनके फादर भी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और ये अपनी हमारे पास बोल्ड जजमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी क्या क्या बोल्ड जजमेंट्स रही हैं वो पढ़ लेना, जिसमें इन्होंने, क्योंकि उनको लेकर फिर से जो है हर न्यूज़पेपर में सब कुछ प्रिंट हुआ था जब ये दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? तो तुम न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो, एग्जामिनर पढ़ता है। बात समझ आई? उन चीजों पे फिर ध्यान देगा जो चीजें अभी कंटिन्यूशन में है। फॉरेन कोलैबोरेशन की भी हमें यहां पर जरूरत है, तो ये चीज करते हुए हम क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा हायर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, अभी हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें चेंजेस करने की बात की गई है। और अभी सरकार ने क्या फैसला किया है, हाँ जी, कितना % जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए, टारगेट कितना है ये तो पता ही नहीं होगा। 6% ऑफ द जीडीपी is to be spent on education, that is the target of the government of India, कि 6% जो हमारे पास जीडीपी का है वो एटलीस्ट एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि हायर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन ऑन द सम स्टेट्स हैज रिजल्टेड इन बेटर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि अगर आप अच्छा पैसा खर्च करेंगे तो आपको जो एनरोलमेंट रेशियो है स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में एनरोल करना वो बेटर दिखाई देगा। उसका परफेक्ट एग्जांपल है गोवा। तो गोवा ने जब अच्छा पैसा खर्च किया है, हाँ जी, पर कैपिटा, तो उसको एनरोलमेंट रेशियो जो है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा एनरोल होते हुए दिखाई दिए हैं, तो एक इंप्रूवमेंट दिखाई दी है हायर एजुकेशन सेक्टर में। तो पैसा खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हाँ जी, क्लियर, विल पावर दिखाने की जरूरत है। तो यहां पर हमें देयर इज अर्जेंट नीड टू रीलुक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैसे मैनेज किया जाए, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड रेलिवेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और जब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ज्यादातर प्रॉब्लम्स तुम्हें ऑटोमेटिकली खत्म होती दिखाई देंगी। जब सबके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने आप कुछ कर सके जिंदगी में, तो रिजर्वेशन वाला जो इतना बड़ा टॉपिक बना हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? यार यूएस कनाडा में लोग भागते हैं सरकारी नौकरी के पीछे, कोई पूछता भी नहीं है। बताओ मुझे, जिसको मिल गई, नहीं तो लोग अपना ही काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया और यूएस का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, बहुत सारे हमारे पास चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ तो चीजें, अच्छी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास क्या हुआ अभी कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास जो है कोई भी हैंडआउट शेयर नहीं किया जाता। शशि कुमार, यार ऐसा तो नहीं है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि शेयर हो जाए। ये शेयर नहीं होते आपके साथ, ये जो हैंडआउट्स हैं होते ही नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं होते हैं, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो बोल रखा उन्हें कि शेयर कर दिया करो क्लास के बाद। चलो मैं खुद आज इंश्योर करूंगा, ठीक है, मैं खुद आज भिजवा के जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने सामने ही भिजवा दूंगा, डन, टेलीग्राम पे। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी। अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, डिसेबल पर्संस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हियरिंग हुई, ठीक है। क्या था केस क्या था, देखिए ध्यान सुनिएगा। हमारे पास जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी एक पूरी कंप्लीट ब्लैंकेट है, उनको पूरा मतलब कि बार किया हुआ है किससे, हमारे पास सर्विसेज लाइक आईपीएस, ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, डैनिक्स और लक्षद्वीप पुलिस सर्विसेज। तो ये जो जॉब्स है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कंप्लीटली बैंड है, ठीक है। इस चीज को लेकर एक पिटीशन फाइल की गई कि राइट टू इक्वालिटी, कहां है राइट टू इक्वालिटी, हाँ जी, क्लियर, बात समझ आई कि अगर हम डिसेबल हैं तो ये हमारी पर्सनल गलती थोड़ी है, ये मैटर ऑफ चॉइस थोड़ी था कि हम डिसेबल बन जाए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। तो हमें इक्वालिटी दी जाए, ओके। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने क्या दिया है, accepted the inclusion of disabled person in the services and implored the government the sensitivity to approach the issue। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में जजमेंट देते हुए क्या कहा है कि जो कोर्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस चीज को, मैटर को पूरा प्रॉपरली ध्यान दे और इसके ऊपर पूरा प्रॉपरली काम करे। हाँ जी, क्लियर हुई बात या नहीं? तो चलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में डिसेबल्ड पर्सन कितने हैं। तो भाई लगभग भारत की 2.2% पॉपुलेशन, ये एज पर 2011 सेंसस
सेंसस 2021 में होना था, नहीं हो पाया कोविड के चलते, 22 में भी नहीं हुआ। अब उम्मीद करेंगे 23 में सेंसस होगा, जो डिजिटल सेंसस होगा भारत का, जिससे आंकड़े कुछ ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। लेकिन एज पर 2011 सेंसस भारत की लगभग 2% ज्यादा जो आबादी है, नंबर देखिए कितना बड़ा है, 26.8 मिलियन पीपल जो है वो डिसेबल्ड हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक दो पीपल या लाख 2 लाख लोग डिसेबल्ड हैं, नंबर अच्छा खासा है। हाँ जी, क्लियर। आगे देखिएगा कि अब इनके लिए हेल्प के लिए कौन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके लिए काम करती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर उसने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, दिव्यांगजन, ठीक है। अब इनको दिव्यांग वैसे कहकर एड्रेस किया जाता है, आपको यही पता होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी कहकर एड्रेस नहीं किया जाता, दिव्यांग कहकर एड्रेस किया जाता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट का नाम देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए एक दिव्यांगजन नाम से एक डिपार्टमेंट बना है। एंड देयर हैज टू बी, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे का कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में डिसेबल पर्संस को लेकर कोई बात की गई है, तो सबसे बड़ी बात कि ऐसी कोई बात नहीं की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मिस कर गए। ये बात समझ आई या नहीं आई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस चीज को मिस कर गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी हमारे पास डिसेबल्ड पर्संस के बारे में बात नहीं की गई। बाकी सबके बारे में बात की गई है, सबके बारे में बात की गई है, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उस चीज को मिस कर गए। हाँ जी, क्लियर। तो प्रियम्बल भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और पूरा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं देखूं तो वहां पर कहीं पर भी मुझे ये चीज देखने को नहीं मिलती कि दिव्यांग लोगों को लेकर बात की गई है। हाँ जी, आगे चले। हमारे देश में कौन से हमारे पास एक्ट्स हैं जो बेसिकली बात करते हैं डिसेबल पर्संस को लेकर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये हमारे पास एक्ट क्यों पास किया गया था? ये भी सरकार की खुद की मंशा नहीं थी। एक्चुअली क्या है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसकी तरफ से कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस इंडिया ने उसको रेटिफाई किया था 2007 में, उसके चलते आगे चलकर ये एक्ट पास हुआ। हाँ जी, क्लियर। क्योंकि इंडिया ने एक एक्ट को रेटिफाई कर दिया था, यूएन के एक्ट को रेटिफाई, जिसमें डिसेबल्ड पर्संस को उनके राइट देने की बात की गई है। कि यूएन की तरफ से एक बड़ी अचीवमेंट थी कि उसने काफी सारी कंट्रीज से ये इंश्योर कराया, यूएन ने काफी सारी कंट्रीज से इंश्योर कराया कि वो अपने सिटीजन्स को जो स्पेशली डिसेबल्ड है उनको राइट्स प्रोवाइड करें, जो उनके राइट्स हैं। हाँ जी, क्लियर। अब ये सवाल उठता है कि भारत, अब देखो डिसेबिलिटी तो बहुत प्रकार की होती है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। केंद्र सरकार कितनी डिसेबिलिटीज को यहां पर मानती है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। हाँ जी, क्लियर। कि केंद्र सरकार कितनी डिसेबिलिटीज को कंसीडर करती है। हाँ जी, क्लियर। तो यहां पर आप देखिएगा कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास इंक्रीज किया है 7 to 21। हाँ जी, क्लियर। तो 21 हमारे पास पहले 7 हुआ करती थी, 21 है हमारे पास डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है। हाँ जी, क्लियर। तो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्नॉलेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया जा रहा है। अब ये भी देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाती है स्टेट्स के द्वारा, ताकि हमारे पास जो कंसर्न्स है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को उनको एड्रेस किया जा सके। मतलब केंद्र सरकार तो काम कर ही रही है, स्टेट्स को भी इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कीजिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हेल्प कीजिए। हाँ जी, क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं, हमारे पास रिजर्वेशन कितना है, फिर से रिजर्वेशन आ गया। देखो आज सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं कह रहा था ना कि सारे टॉपिक आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन की बात भी हो रही है। हाँ जी, क्लियर। फिर रिजर्वेशन हमने ईडब्ल्यूएस की बात की, साथ में फिर पर्सनल डिसेबिलिटी की बात भी होगी। हाँ जी, क्लियर। तो टोटल आप सारा कुछ ओवरऑल जो है वो क्लब कर सकते हो, और ये सारा पिछले हफ्ते का ही हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है अलग अलग लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड। वैसे तो सब कुछ ही कनेक्टेड है अगर तुम करने की कोशिश करो तो कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 4%। हाँ जी, क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास 3 से 4% जो है वो दिया जाता है, अलग अलग हमारे पास जगहों पर अलग अलग चीजों को देखते हुए वो रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। हाँ जी, क्लियर। अगर आप आगे देखिए, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ भी थोड़ी देर पहले मैं ये भी बात कर रहा था कि भारत में पेंडेंसी ऑफ केसेज की थी ना बात। तो यहाँ पर आप देखो कि देयर आर स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेटेड ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैंडल द केसेस कंसर्निंग द वॉलेट। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। If someone violates the right of person with disability, okay, there are special courts, और ऐसी स्पेशल कोर्ट सिर्फ मुझे लगता है कि पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए नहीं, बाकी कंसर्न जो एरियाज हैं उनके लिए भी बनानी जरूरी है, ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो
हमारे पास हैंडल की जा सके। जैसे टेक द एग्जांपल, जो बैंक के रिकवरी केसेस होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, कौन सी स्पेशल कोर्ट्स हैंडल करती हैं? जो बैंक के रिकवरी केसेस होते हैं, डीआरटीज, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, अलग से स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। क्योंकि बैंक अगर कोर्ट के केसों में फंस गए, वो 20-20 साल तक उनका रिजल्ट नहीं आया, वो तो चक्कर काटते रह जाएंगे, इतनी देर में तो बैंक बर्बाद हो जाएंगे। यस और नो? तो बैंक के जो केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, उनको डीआरटीज बोलते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऐसे स्पेशल कोर्ट्स की आपको दूसरे जगहों पर भी जरूरत महसूस होगी, तब हो रही है, वैसे होगी क्या, हो रही है, और उनको हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। हाँ जी, क्लियर? सो दीज आर द सम पॉइंट्स सब्जेक्टेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर हम बात करें इस केस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के जो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मुझे लगता है यही है। अब ध्यान से सुनना, इसमें 3 ऑब्जर्वेशन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखो ध्यान से सुनना, तीनों ऑब्जर्वेशन क्या है। पहली ऑब्जर्वेशन एक ब्लाइंड जज को लेकर की गई, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारे पास रेफरिंग वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस था हमारे पास एक डिसेबल्ड जज का जो 100% ब्लाइंड था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर हम इन जज को अपनी पोजीशन पे बनाए रखें, वैसे तो अब जज का काम क्या है कि भाई केस सुनना, ओपिनियन देना, एविडेंस को सुनना, ओपिनियन देना, लेकिन जज जब कोई फैसला सुनाता है तो फाइनली कैसे इंश्योर करता है कि मैंने वो फैसला सुना है? साइन करके। कैसे? साइन करके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। अब इनसे तो कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ले ले, बताओ मुझे। हाँ जी, इनसे तो कोई भी किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन ले ले। इनका मान लो एक जज के साथ हमेशा एक रीडर होता है, जज का रीडर। तो मैं सच बताता हूं, ठीक है, कि जज का रीडर जितने पैसे कमाता है ना करप्शन में, तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो क्या करता है, मेरी बात ध्यान सुनना, वही होता है जो तारीख देता है कि तुम्हारी अगली तारीख कब लगेगी। अगर तुम्हें अगली तारीख जल्दी चाहिए, उससे बात करो। फिर से अगेन प्रॉब्लम कहां है? पेंडेंसी। और तुम्हें अगर केस जल्दी हैंडल करवाना है, तुम उसे क्या कहोगे? उसे ब्राइब दोगे, यार तारीख जल्दी लगवाओ, वो कहेगा इतने पैसे, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हो या नहीं? अब जो वो ये कर सकता है, तो वो जो जज ने जो जजमेंट दी है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है या नहीं कर सकता है? यस और नो? साइन करवा ले। तो यहां पर उन्होंने ये बात कही कि भाई ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग डॉक्यूमेंट जो है, सो दिस ऑब्जर्वेशन वारंट्स अ डीपर एनालिटिकल रिस्पॉन्स since just because someone was cheated in one instance, it does not valid basis for the deprivation of right in the entire class of citizens person with disability। यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर ये चीजें देखी गई थी कि इनसे गलत चीजों पे साइन करा लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या कहा कि एक गलत इंसिडेंस की वजह से हम पूरी एंटायर क्लास को क्या कर सकते हैं, एंटायर क्लास को सजा नहीं दे सकते। समझ आई बात या नहीं? कि ठीक है, एक बार गलती हो गई है कहीं पर, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी क्लास के लिए ही वो रूल इंप्लीमेंट कर दें। पॉइंट समझ आया या नहीं आया? ये पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द रिजर्व सीट्स फॉर द डिसेबल्ड वर फिल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सच ऑब्जर्वेशन डज नॉट अलाइन विद द आइडियाज ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। यार आपने क्या किया, खाना पूर्ति के लिए उनको जबरदस्ती रख दिया। एक इंसान की डिग्निटी भी तो होती है कि अगर वो काम करने जा रहा है तो उसे ये फील होना चाहिए कि वो काम कर रहा है, उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। यस और नो? डिग्निटी मैटर्स फॉर मैनी पीपल। कुछ लोगों के लिए नहीं मैटर करती, लेकिन बहुत लोगों के लिए करती भी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब आप ये वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या करो कि भाई आपने क्या किया, रिजर्व सीट को फिल कर लिया डिसेबल पर्सन से, बस 10 की भरनी है, सीट भरनी है। आप प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बनाइए उसके लिए भी। ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, सिंपैथी इज वन एस्पेक्ट, प्रैक्टिकलिटी इज अनदर। कि ठीक है, हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ सिंपैथी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इज अनदर एस्पेक्ट। ठीक है। सो अगर तुम्हें कोई भी चीज आ गई तो यहां पर लीगल राइट्स जो हैं उनको मिलने चाहिए जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर? उनके लीगल राइट्स को इंश्योर करना चाहिए। तो तुमने जब भी अगर कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आ जाए इन केस पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर, ये तीन वाली चीजें, जो तीन ऑब्जर्वेशन है, ये एज इट इज लिख के आनी है। समझ गए या नहीं? हाँ जी, अगर कोई भी क्वेश्चन आया पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर, ठीक है, उनके राइट्स को लेकर, उनको एम्पावर करने को लेकर, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने तीन चीजें लिख दी, तुम्हारा 80% काम हो गया बस उसी में ही। डन।
तो भाई ये वही टाइम पीरियड है कि हमें भाई एक चीज़ है कि हमें सोसाइटी में ना सेंसिटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ठीक है यार, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम जेन्युइनली समझ पाए, ठीक है। एम्पैथी शब्द सुना है? हाँ, तो समझो उस चीज़ को कि कहीं उनको उनका ये कोई चॉइस नहीं थी कि वो इस तरह से डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हो या डिसेबिलिटी के साथ उनको जिंदगी गुजारनी पड़े। तो उन्हें, लेकिन उनको समाज में जिंदगी जो है वो हक से जीने का मौका तो जरूर मिलना चाहिए। डन। तो लास्ट में अगर हम बात करें, रीजनेबल अकोमोडेशन इज नेसेसरी टू हेल्प द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सरसाइज देयर राइट एंड प्रैक्टिस इन द सोसाइटी विद इक्वली विद अदर्स, ठीक है। द प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट इज टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीगल टेस्ट ऑफ अनड्यू बर्डन। डन। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई डाउट किसी को? पीपीटीज में डलवा दूंगा, डोंट यू वरी, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? और करंट पढ़ते रहा करो प्लीज। अब तुम ये देख लो कि तुमने पॉलिटी में सबने, जिन्होंने पॉलिटी के लेक्चर्स लगाए होंगे, इसमें ज्यादातर पॉइंट्स अभी तक तुमने कवर नहीं किए होंगे, पता चल गया होगा तुम्हें। ये वैल्यू एडिशन है, समझ रहे हो नहीं? तो क्लास में आ जाया करो हर सैटरडे, ठीक है, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत कम ही दिखती है काफी बच्चों के साथ। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।